Subscribe my channel, don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, you are going to learn about motion. यहाँ आपको चैप्टर कुछ पार्ट्स में अवेलेबल कराए जा रहे हैं जिसमें आपको मोशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे और साथ ही नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो मोशन यानी गति को समझने के लिए आइए हम अपने सराउंडिंग से कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के समझते हैं कि मोशन क्या है। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एक हाउस है और एक ट्री है, और ये दोनों ही टाइम के अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं लाते। जिस जगह पे हैं कुछ समय के बाद देखो फिर भी ये घर आपको यहीं पे दिखेगा और ये ट्री भी आपको यहीं पे दिखेगा। तो ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जिनके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता टाइम के साथ, इन्हें हम कहते हैं, इनकी पोजीशन को हम कहते हैं रेस्ट। ठीक है, ये विरामावस्था में कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ मूवेबल थिंग्स का, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख पा रहे हो बाइसाइकिल एंड कार। इन सभी चीज़ों में टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इनके प्लेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। वैसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन, अपने प्लेस में चेंज लाते हैं वो मोशन में कहलाते हैं, यानी हम उस वस्तु को कहेंगे कि ये गति में है। तो चलिए अब थोड़ी हम इनकी डिफाइंस कर लेते हैं। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उनके सामने आपको रिटन दिख जाएगा, आप समझते हुए लिख सकते हैं, और हिंदी वाले मैं जो डिक्टेट करूँ उसको सुन के लिख सकते हैं। ओके, तो रेस्ट के लिए आप देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। विरामावस्था वाले वैसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन में कोई भी चेंज लेकर के नहीं आते वो कहलाते हैं विरामावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे मोशन, जिसको हम कहते हैं गति। An object is said to be in motion if it goes on changing its position with time with respect to its surrounding. गति हम कब कहेंगे कोई वस्तु गति में है, ये हम कब कह सकते हैं जब कोई वस्तु टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव लाते हैं, वो वस्तु गति में कहलाते हैं। ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है इसमें डिस्टेंस, यानी दूरी। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रैक लेते हैं, कोई रास्ता ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, मिडल में एक पॉइंट ले लेते हैं बी और ये सी। डिस्टेंस ए से बी के बीच की 10 किलोमीटर्स और इधर भी 10 किलोमीटर्स। तो इस कंडीशन में अगर आपको बोला जाए कि ए से सी तक की कुल दूरी, ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो सिंपल सा आंसर होगा आपका 20 किलोमीटर्स, है ना। तो टोटल डिस्टेंस से आप क्या समझ रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितनी दूर ट्रेवल कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आपने इन दोनों को कर लिया कैलकुलेट, जितनी दूर ये चले थे। तो डिस्टेंस का मतलब सिंपल होता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। दूसरे एग्जांपल के लिए हम कुछ ऐसा एक पैथ ले लेते हैं, ये पाथ है हमारा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है, बी है, सी और ये डी। इसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स, यहाँ पे ये 10 किलोमीटर्स, अगेन ये 20 और ये 10। अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करोगे आप, 20 + 10 + 20 + 10, जो कि हो जाएगा 60 किलोमीटर्स। तो आई होप आप डिस्टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, आप इसको ऐड करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो पहली ये चीज़ थी कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस को हमें समझना था। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो इसको समझिएगा क्या है। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे ये हमने लिया, ठीक है, और वैसे ही हम इसमें ए बी और सी को प्लॉट करते हैं 10 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स। ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया ए से और वो जाके रुका सी पे। स्टार्टिंग पोजीशन की क्या है इसकी, ए, और फाइनल पोजीशन है सी। तो अगर यहाँ पे आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आपको क्या देखना है कि स्टार्टिंग से फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना आएगा, 20 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो सेम था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखिए, जैसा फिगर हमने पिछले केस में लिया था डिस्टेंस के केस में, इसको समझिएगा। वैसे ही हम फिर से एक पैथ ले रहे हैं, ए बी सी डी। ये 20 किलोमीटर्स का, ये भी 20, ये 10 का 10 का। अब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया ए से, ठीक है। ए से ये बी तक जाता है, बी से सी तक आता है और सी से डी तक आता है, वापस डी से ए तक, यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है। डी पे नहीं रुक रहा, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है ए से बी तक, बी से सी, सी से डी और वापस ए तक। अब यहाँ पे अगर आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, तो डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन को हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग पोजीशन भी इसकी ए है और ऑब्जेक्ट जब मूव करके आता है तो टोटल इसकी फाइनल पोजीशन भी हो जाती है यहाँ पे ए। जब टोटल ये मूव करके आता है तो ए पे ही रुकता है। तो जब ए से इसने स्टार्ट किया था चलना और ए पे ही आके रुका, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, 0। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डिफाइन को आप सभी नोट करेंगे। डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ समय में तय की गई दूरी ही डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial position to the final position of the object। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, कहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया था और कहाँ तक वो फाइनल तक पहुँचा, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और यहाँ पे बताया गया है, देखो, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फिजिक्स में ना आप 2 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। ध्यान से सुनना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। जिसमें आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने कुछ बेसिक मोशन को समझा बेसिकली, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको समझा। अब हम मोशन के टाइप्स को समझेंगे, मोशन किस किस टाइप्स का होता है। तो देखो, जनरली आपको मोशन 2 टाइप्स में मिलेगा। सबसे पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है समान वेग, ठीक है ना। इसके डिफाइन को सभी नोट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति में है। समान गति से आपको समझ में आ गया होगा कि एक समान स्पीड से, एक समान मोशन में वो चल रहा हो। अब देखो, फर्स्ट आवर में अगर कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर, सेकंड में भी वो 40 चल रहा है, थर्ड में भी वो 40 चल रहा है, इट मीन्स वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तभी हम कहते हैं इसको यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका अपोजिट है। हिंदी में अगर समझें तो असमान गति, असमान मतलब अनइक्वल, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले इतना समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब कहा जाएगा, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कैसे, फर्स्ट आवर में वो 40 किलोमीटर जा रहा है, फिर से आवर से में अगले फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर,
फिर सेकंड आवर जब होता है तो ये 60 किलोमीटर चले जा रहा है, ठीक है। थर्ड में ओनली 30 किलोमीटर जा रहा है। तो आप देख रहे हो टाइम तो हमने इक्वल इंक्रीज़ किया 1 आवर, बट स्पीड अलग आ रही है। तो यही लाइन थी यहाँ पे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब दूसरी लाइन को समझते हैं। दूसरी लाइन है आपकी इक्वल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इक्वल हो सकती है, टाइम अनइक्वल हो सकता है। जैसे पहले फर्स्ट आवर में इसने 40 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा का टाइम लिया, अगले 40 किलोमीटर को कवर करने में इसे लग गए 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ठीक है। फिर से 40 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया ओनली हाफ आवर में, सिर्फ आधे घंटे में। तो आप देख रहे हो पहले इसने 1 घंटे में कवर कर लिया, फिर 1 आवर 20 मिनट्स लग गए इसको, फिर 30 मिनट्स में कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपके डिस्टेंस तो इक्वल है बट टाइम जो है वो अलग अलग है। तो यही था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो आपने डिफाइन को नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोशन, जैसा आप देखते हो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को आप मोशन में देखते होगे चलते फिरते, गाड़ियाँ देखते होगे, पैदल लोग चलते हैं, बर्ड्स को आप फ्लाई करते हुए देखते होगे स्काई में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। अब इसमें बात यह आती है कि कुछ चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं ना, कुछ बहुत धीरे धीरे चलती हैं। तो इसका हम पता कैसे लगाएं, इस चीज़ का हम पता कैसे लगाएं? तो इसी को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने, कौन ज़्यादा फास्ट है कौन स्लो है, इसके लिए जो वर्ड आता है वो है स्पीड, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप सभी समझेंगे फिर इसको नोट करेंगे। देखिए स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है किसी ऑब्जेक्ट की? स्पीड का मतलब हिंदी में चाल कहते हैं हम इसे। स्पीड किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है? उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम जो है आपका 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, कुछ भी रख सकते हैं हम। तो किसी गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, सिंपल डिफाइन है इसकी, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका फॉर्मूला भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, नोट कर लो आप, याद करना है अच्छे से, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब देखो स्पीड के बारे में और आगे देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। बट और भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज़ करते हैं हम स्मॉलर यूनिट के लिए, ठीक है ना। अब जैसे बड़ी गाड़ियाँ, जैसे रेलगाड़ी वगैरह चलती है, ट्रेन जो चलती है काफ़ी स्पीड में चलती है, तो इतने छोटे हम सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में उसको नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं हम किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यूनिट आपको किलोमीटर पर आवर में भी मिल जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी मिलेगी, बट एसआई यूनिट जो है वो होती है सिर्फ आपकी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर के लिए बताया था जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो इसलिए स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे स्टार बना के आप नोट कर लो इसको। इतना पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। अब आगे समझना बिल्कुल ही आसान है। देखो टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, एवरेज स्पीड है, फिर और एक आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यूनिफॉर्म, अभी आपने देखा मोशन के कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड भी है ना। इजीली समझोगे आप। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समान चाल। समान चाल क्या है? देखो, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही है सेम डिफाइन जो आपने पीछे देखा अभी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। नोट करो आप सभी इस डिफाइन को। नेक्स्ट देखोगे आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है बदलते रहता है, जो रेगुलर चेंज होते रहता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखोगे आप, इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
सेम कंडीशन पिछली वाली है कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है या फिर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टाइप इज एवरेज स्पीड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं औसत चाल। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड की कंडीशन कब आती है? जब आपने कुछ डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर किया। ठीक है, जैसे कुछ डिस्टेंस हमने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अलग अलग स्पीड से कवर किया, तो ऐसे कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की तो डिफाइन क्या है इसकी? देखो, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है टोटल डिस्टेंस की और टोटल टाइम टेकन की, कितना टाइम उसने लिया। इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से नोट करना है और याद करना है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो ये जो है वर्ड इंस्टेंट वर्ड, इंस्टेंट मतलब तुरंत का, है ना, तुरंत का। अब मान लो कोई गाड़ी चल रही है, कोई व्हीकल जो है ऑन रोड है, चल रही है, वो मोशन में है, तो हर समय उसकी स्पीड एक जैसी तो नहीं होगी। आपने देखा होगा उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड को बताता है, वो चेंज होते रहता है ना। तो किसी पर्टिकुलर समय की, देखो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, मोशन के समय किसी खास समय उसकी स्पीड कितनी है, यही कहलाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पीड के टाइप्स खत्म। अब इसके बाद इन सबसे रिलेटेड, इन पॉइंट्स में जितने भी चीज़ हमने कवर की है ना, इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे आपको 2 डिवाइसेस के बारे में, एक तो ओडोमीटर है और दूसरा स्पीडोमीटर है। ठीक है, पहले आप इसकी डिफाइन को लिखो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये डिवाइस क्या है। हैं, ये दोनों डिवाइस जो है व्हीकल में, ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर किस काम में आता है? इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल, जो डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है ना, जो दूरी को मापता है, गाड़ी कितनी दूर चली। डिफाइन को नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है ना, जो अभी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ा कि हर कंडीशन में हर समय स्पीड कितनी है गाड़ी की, इसको कौन मेजर करता है? स्पीडोमीटर। तो यहाँ जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आप ओडोमीटर और स्पीडोमीटर को ध्यान से देख लो।